वेलकम टू आवर चैनल यस जेड अकेडमी। माई सेल्फ दीपक कुमार सिंह। मैं आप लोग को पहले के क्लास में आप लोगों को ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में आपको बता चुके थे। अब हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक काल में महाजनपद काल के बारे में। ठीक है, तो महाजनपद काल का शुरुआत होता है 600 BC से लेकर 322 BC तक के अंतर्गत आता है महाजनपद काल। ठीक है, आपको पता होगा कि हम आपको बताए थे कि ऋग वैदिक काल में जन था, 11 जन था, और उत्तर वैदिक काल में 10 जनपद हो गया, और यहीं लेटर वैदिक काल में जाकर महाजनपद काल हो गया। महाजनपद हो गया। कितने महाजनपद हो गए? तो 16 महाजनपद हो गए। तो 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 16 महाजनपदों की जानकारी सूत पिटक ग्रंथ है, जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, सूत पिटक के अंगुत्तर निकाय से हमको जानकारी मिलती है महाजनपद काल के बारे में। और एक ग्रंथ है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के द्वारा हमको महाजनपद की जानकारी, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो अब आइए हम जानते हैं कि कौन सा महाजनपद कहाँ स्थित था। तो यह अंग महाजनपद था। यह इसकी राजधानी चंपा थी। ये बिहार में महाजनपद था। भागलपुर तथा मुंगेर क्षेत्रों में यह जनपद फैला हुआ था। दूसरा आता है मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ होती है? राजगिरी, जिसको गिरिवज्र भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्षेत्र पटना तथा गया इसके प्रारंभिक क्षेत्र थे मगध के। ठीक है, और सर्वाधिक शक्तिशाली अगर कोई महाजनपद था तो वो मगध ही था। ठीक है, उसके बाद आते हैं वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है, और ये तिरहुत क्षेत्र, सारण वरण जो भी क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर इत्यादि, ये इसके अंतर्गत आते थे। ये 8 गणतंत्र से बना हुआ महाजनपद था, जिसमें एक जनपद था लिच्छवी, जो कि बोला जाता है कि सबसे पुराना गणतंत्र कौन था? तो वही लिच्छवी गणतंत्र था। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, अंग, मगध और वज्जी, ये तीनों कहाँ के महाजनपद हैं? किस राज्य के महाजनपद हैं? तो बिहार महाजनपद के अंतर्गत ये आते हैं, अंग, मगध और वज्जी। उसके बाद आता है काशी। काशी भाई यूपी में है दोस्तों। काशी की राजधानी थी वाराणसी, और क्षेत्र भी वाराणसी है। अगला आता है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी। ये फैजाबाद, जो आधुनिक नाम हो गया है फैजाबाद का अयोध्या, इसकी राजधानी फैजाबाद थी। यहीं का राजा प्रसेनजीत था। आगे हम बताएंगे कौशल नरेश प्रसेनजीत से के बारे में हम बताएंगे। अगला है मल। मल की राजधानी थी कुशीनगर। कहाँ थी? कुशीनगर। ये कुशीनगर और पावा ये पूर्वी यूपी में है। ठीक है, कुशीनारा में ही महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनारा में ही हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आता है वश। वश की राजधानी थी कौशाम्बी, और ये प्रयाग इलाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जिसको इलाहाबाद का अब नाम क्या हो गया है? प्रयाग हो गया है। तो वश की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है। अगला आता है चेदी। चेदी की राजधानी सुक्तिमती, और क्षेत्र था बुंदेलखंड। जहाँ पे बारिश कम होती है वही क्षेत्र है बुंदेलखंड, एमपी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। ठीक है, ये सब जितनी है काशी, कौशल, मल, ये सब किस राज्य के अंतर्गत महाजनपद आते थे? तो यूपी के अंतर्गत आते थे। अगला है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और क्षेत्र था दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, मेरठ इत्यादि क्षेत्र थे। यहीं के राजा थे कौन? पांडु। ठीक है, अगला आ गया पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। ठीक है, और ये बरेली, बदाऊं एवं फर्रुखाबाद तक में ये फैला हुआ था महाजनपद
फैला हुआ था। उसके बाद आता है दोस्तों सूरसेन। कौन आता है? सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मथुरा ब्रज मंडल क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आता था? सूरसेन जो महाजनपद था वो जो ब्रजमंडल क्षेत्र था सूरसेन के अंतर्गत, महाजनपद काल के अंतर्गत आता था। ठीक है, ये जितने भी हैं काशी से लेके सूरसेन, ये 8 महाजनपद कहाँ मिले हैं? यूपी में मिले हैं, 3 बिहार में और बाकी अलग अलग जगह से। जैसे देखिए अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली था, यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था, क्षेत्र में फैला हुआ था। ये गोदावरी नदी के तट तक ये महाजनपद था। यह अवंती है। अवंती की राजधानी ये 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। यहीं का राजा प्रघोत था, जिसको पांडु रोग हो गया था, और ये मगध का राजा हर्यक वंश का राजा बिंबिसार ने एक राजवैद्य जीवक को प्रघोत के यहाँ भेजा था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में महाजनपद स्थित है। अगला आता है मत्स्य। मत्स्य कहाँ है दोस्तों? मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी और ये राजस्थान में एकमात्र महाजनपद था। कौन? मत्स्य, जिसकी राजधानी राजस्थान जयपुर के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत? मत्स्य के अंतर्गत आते थे। ये है गांधार। गांधार की राजधानी तसीला थी। तसीला यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे कि सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन थी? तो तसीला मौर्यों के काल की यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद अगर पूछ देगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसके काल में, तो गुप्त वंश के समय में कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था। ठीक है, ये पड़ता है पाक और अफगानिस्तान के क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में ये पड़ता था। कौन? गंधार महाजनपद। और नेक्स्ट है काम्बोज। काम्बोज की राजधानी थी हाटक या राजपुर तथा यह अफगानिस्तान में था। यह महाजनपद कहाँ था? तो अफगानिस्तान में था। इन महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली अवंती था, ठीक है, मगध था, वत्स था और कौशल था। काशी इत्यादि सर्वाधिक शक्तिशाली थे, जिसमें सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली मगध था। ठीक है, मगध सर्वाधिक शक्तिशाली इसलिए था कि यहाँ जो इसकी राजधानी गिरिवज्र थी, यहीं से कुछ दूर छोटा नागपुर पठारी था, जहाँ से हमको लोहा प्राप्त हुआ। अब जाहिर सी बात है कि लोहा जब हमको प्राप्त होगा तो हम वनों को काटेंगे और खेत बनाएंगे और अच्छी फसल उपजाएंगे, जिससे प्रोडक्शन अधिक होगा और हम एक सामान को बेच करके हम पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो महाजनपद है वो समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे क्या हुआ कि खनन वनन प्राप्त हुआ, जिसके कारण ये सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? मगध सर्वाधिक शक्तिशाली हो गए। यहाँ से हाथियाँ भी मिली, जिसमें सेना में रखा गया, इत्यादि कारण थे मगध को महाशक्तिशाली होने के कारण। अब आता है मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहदत्त था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिवज्र थी। आपको पता होगा कि बृहदत्त का ही पुत्र था जरासंध। जरासंध किसका पुत्र था? इसी बृहदत्त का पुत्र था। पर बोला जाएगा मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसके बाद हम पढ़ाएंगे हर्यक डायनेस्टी, जिसमें बिंबिसार मगध का वास्तविक संस्थापक था और उसने ही राजगिरी को राजधानी बनाया। सर्वप्रथम राजगिर को राजधानी बनाया। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा अंग की राजधानी इत्यादि के बारे में पता हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है,
हाँ दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश थे। तो पहला वंश होता है कौन? हर्यक वंश। ठीक है। उसके बाद आएगा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। इसको याद करने का ट्रिक है दम पहला अक्षर, सबका पहला अक्षर ले लीजिए, हसीन मासूका। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। ठीक है। तो हर्यक वंश का समय था 544 बीसी से लेके 412 बीसी तक। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे। कौन थे दोस्तों? तो बिंबिसार थे। इन्होंने राजधानी राजगृह को बनाया। ठीक है। और इनका ये प्रथम वास्तविक शासक थे जिन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना से, तथा मद्र कुमारी नरेश मद्र नरेश के जो क्षेमा थी उनका विवाह किसके साथ हुआ? बिंबिसार के साथ हुआ। और इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किए। ठीक है। इसके बाद इनके दरबार में एक महान चिकित्सक रहता था, जीवक रहता था। उसको इन्होंने एक जो महाजनपद था अवंती, वहां पे इन्होंने अवंती के राजा प्रगोद को पांडु रोग हो गया था। तो वो अपने दरबारी राजवैद्य जीवक को उन्होंने अवंती नरेश प्रगोद के यहाँ इन्होंने भेजा था, उपचार के लिए भेजा था। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है दोस्तों। किसके अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रथम आक्रमण किया, अंग नरेश ब्रह्मगुप्त को पराजित करके उन्होंने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। एक बात ये हम बोलना चाहते हैं कि ये वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। पितृहंता वंश भी बोला जाता है। एक दूसरे का हत्या करके ये राजगद्दी पर इस राजवंश ने बैठा था। ठीक है। उसके बाद आता है अजात शत्रु, जिसका समय इनको कुड़िक बोला जाता है, और 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक इन्होंने मगध की गद्दी को संभाला। ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? पहला आक्रमण कौशल नरेश, जिसकी राजधानी कहाँ है? साकेत। ठीक है। वहां इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया, और आक्रमण करके कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित किया। पर द्वितीय जो युद्ध हुआ उसमें अजातशत्रु पराजित हो जाता है, दोनों में संधि होता है, और प्रसेनजीत अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह, ठीक है, अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर देते हैं, तथा जो काशी दान में बिंबिसार को दिए थे, जो छीन लिए थे प्रसेनजीत, वो वापस अजातशत्रु को दे देते हैं। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। पर इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। 483 बीसी में अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगति का सम्मेलन हुआ था। एक और का महत्वपूर्ण इनका समय में घटना घटा है। इन्होंने अजातशत्रु ने वैशाली को अपने मंत्री, कूटनीतिज्ञ जो मंत्री थे वर्षकार, उनकी मदद से उन्होंने वैशाली को अपने मगध साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है। और इन्होंने इसी युद्ध में इन्होंने दो नए नवीन हथियारों का प्रयोग किया था, जिसको बोला जाता है रथमूसल एवं महाशील कंटक का प्रयोग इन्होंने किया था। अगला आते हैं उदायन, जिनका समय है 461 बीसी से 445 बीसी तक। इसने भी
अजातशत्रु का हत्या करके उदयीन मगध की गद्दी पर बैठे। और इनका महत्वपूर्ण काम एक था कि इन्होंने ही पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। ठीक है। और अंतिम शासक कौन था, पूछ देता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश का क्रम था 412 बीसी से लेके 344 बीसी तक। ठीक है। शिशुनाग हर्यक का वंश का अंतिम शासक नागदशक होता है। नागदशक को पराजित करके, अपदस्थ करके वो मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। ठीक है। ये क्या करता है कि जो राजधानी होती है राजगृह से राजधानी परिवर्तन करके ये राजधानी वैशाली को बनाता है। पढ़े होंगे वज्जी की राजधानी जो वैशाली थी उसको राजधानी बनाता है। ठीक है। इसने अवंती के राजा, अवंती के शासक थे अवंती वर्धन को पराजित करके अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कालाशोक। ठीक है। इसका ही पुत्र होता है कालाशोक, जिसको काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। यह 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक मगध की गद्दी पर बैठा और इसके पिता ने वैशाली को राजधानी बनाया था। वैशाली को राजधानी हटाकर पुनः यह राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है। इसी के समय में सेकेंड बौद्ध संगति होती है 383 बीसी में। सेकेंड बौद्ध संगति कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है, सॉरी वैशाली में होती है। ठीक है। तो 383 बीसी में होता है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन, कालाशोक के समय ही होता है। अब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश के बारे में ज्यादा चर्चाएं नहीं है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन होता है पूछता है एग्जाम में, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो होता है नंदीवर्धन होता है। ठीक है। और नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्म नंद वंश की स्थापना करता है। ठीक है। तो नंद वंश का समय है 344 बीसी से लेकर 322 बीसी तक। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, जिसने 344 बीसी से 326 बीसी तक शासन किया। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यह शूद्र जाति का था और इसने यह साबित भी कर दिया था शूद्र योग्य हो सकते हैं, शूद्र एक महाशक्तिशाली शासक भी हो सकते हैं, इसने साबित कर दिया था। यह भारत का प्रथम सम्राट था जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी। एक राट का मतलब है एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार। ठीक है। पुराणों में इसे द्वितीय परशुराम भी बोला जाता है, इसलिए कि सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला कौन होता है? यही महापद्म नंद होता है। ठीक है। जिसको दूसरा परशुराम बोला जाता है। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को जीता और जीतकर उसने वहां से जीनसेन की मूर्ति मगध लाया, पाटलिपुत्र लाया। और एक इसका महत्वपूर्ण काम यह भी है कि उसने कलिंग में सिंचाई व्यवस्था के लिए इसने नहरें भी खुदवाई थी। ठीक है। उसके बाद आएंगे, उसके बाद उसका पुत्र गद्दी पे बैठता है, उसका नाम होता है घनानंद। घनानंद 326 बीसी से लेकर 322 बीसी तक मगध की गद्दी पर बैठता है। यह जो शासक था अत्यधिक लोभी एवं क्रूर शासक था। इसके समय में पूरा मगध समृद्ध था, पर जो शहर था वही समृद्ध था। ये गरीब जनताओं पे
गरीब लोगों पर अत्यधिक कर लेके उनका शोषण करता था और धन का संग्रह करता था। इसीलिए इसको लोभी एवं क्रूर शासक बोला जाता है। ठीक है। इसी के समय सिकंदर ने भारत पर पश्चिम दिशा में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में, जहां पे सिकंदर का हाइडेस्पिस का युद्ध के बारे में आप नाम सुने होंगे। झेलम नदी के किनारे होता है, जिसमें सिकंदर पोरस को पराजित कर देता है। ठीक है, पोरस को पराजित कर देता है। तो इसी के समय में सिकंदर का आक्रमण था। घनानंद सिकंदर किसके समकालीन था, पूछता है एग्जाम में, तो घनानंद के समकालीन था। यूनानी ग्रंथों में एग्रामीज तथा जेंड्रामीज कहा गया है। ठीक है। क्या यह होता है कि यह जो चाणक्य होते हैं, चाणक्य जाते हैं नंदवंश के राजा घनानंद के पास, मदद मांगते हैं, और वहां पे वो घनानंद उनको क्या करता है, अपमानित कर देता है। और ये आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मिलकर 322 बीसी में घनानंद को पराजित कर देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। दोस्तों, आगे भी मगध के बारे में हम बताएंगे, मगध साम्राज्य के बारे में जितने वंश हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद सिकंदर के आक्रमण के बारे में, और उसके बाद नए धर्म का उदय, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम आपको बताएंगे।